रूस की करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले लगभग घुटनों पे छोड़िए, समझिए कि सर के बल आ गई है। 100 रूबल का $1 करीब करीब हो गया है। करेंसी को में बड़ी गिरावट को देखते हुए अब रूस का सेंट्रल बैंक और वहां की सरकार करेंसी कंट्रोल का कदम उठा सकते हैं। करेंसी की गिरावट को थामने के लिए हाल में रूस के केंद्रीय बैंक ने पॉलिसी दरें भी बढ़ाई थी, लेकिन इसके बाद भी रूस की करेंसी रूबल में गिरावट थम नहीं रही है। यही वजह है कि अब करेंसी कंट्रोल पर भी विचार किया जा रहा है। सर, क्या है ये करेंसी कंट्रोल और क्यों ये विचार हो रहा है? अचानक क्या हुआ रूबल को? रूस की मुद्रा रूबल 16 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। पिछले एक साल से अर्थव्यवस्था पर युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह है रूस की। लेकिन किसी तरह रूस ने कच्चे तेल के निर्यात के सहारे, जिसकी सुविधा उसको युद्ध के प्रतिबंधों के बीच मिली थी, उसके कारण अपनी अर्थव्यवस्था को मदद देकर रखी थी। लेकिन अब वहाँ पर संकट काफ़ी गहरा हो गया है। रूस में जब रूबल 16 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुँचा तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्तर से दखल का फैसला किया गया। और अब ये फैसला किया है रूस के केंद्रीय बैंक ने कि जितने भी निर्यातकों ने दुनिया में जहां भी निर्यात कर रखा है, उन्हें 80% फॉरेन एसेट्स को बेचकर को रूबल में कन्वर्ट करना होगा। यानी वो निर्यातक जो रूस की जो कंपनियां सिंगापुर के, दुबई के या यूरोप के बाज़ारों के जरिए उन चीज़ों का निर्यात कर रही हैं जिनकी अनुमति प्रतिबंधों के तहत दी गई है, उनके तहत जो पैसा दुनिया में रखा गया है उसे वापस लाना पड़ेगा। और ये एक किस्म का करेंसी कंट्रोल है जो अब रूस में लागू करने की तैयारी हो रही है, जिसकी वजह ताकि रूबल की गिरावट को थामा जा सके और थोड़ा बहुत भरोसा अर्थव्यवस्था में लाया जा सके। दूसरा जो बड़ा असर किया था वो रूस के केंद्रीय बैंक ने दिया, और केंद्रीय बैंक ने बहुत सरप्राइज करते हुए अचानक ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी भी की, जिससे कि अर्थव्यवस्था में गिरावट को और करेंसी की गिरावट को थमा जा सके। रूबल का इतिहास वैसे भी पिछले एक साल से युद्ध के बाद से बुरी तरह पिटी हुई मुद्रा के तौर पर रहा है हमारे सामने। हमने उसको देखा है। अब सबसे बड़ा खतरा क्या दिख रहा है आपको रूस की अर्थव्यवस्था के लिए? शुभम, 2-3 बड़े खतरे हैं। एक तो ये कि रूस की अर्थव्यवस्था में अब नया निवेश बिल्कुल नहीं है। जो कंपनियां निवेश कर रही थी वो निवेश करके बाहर निकल गई हैं। निर्यात की संभावनाएं सीमित है क्योंकि प्रतिबंध है। और सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे समृद्ध बाजार जो रूस के बगल में था, जो रूस की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सपोर्टर था, यूरोप का, वो बाजार पूरी तरह बंद हो चुका है रूस के लिए। गैस खरीदने वाले, कोयला खरीदने वाले, केमिकल्स खरीदने वाला जो पूरा बाजार था, मिनरल्स खरीदने वाला, वो बाजार बंद हो चुका है। गिने चुने 2-3 बाजार रूस के लिए बाजार दुनिया में बचे हुए हैं। चीन, भारत जैसे बाजार बचे हुए हैं जहां पर रूस अपने कुछ सामानों का निर्यात कर सकता है या बेच सकता है। तो बाहर से संसाधन आने की संभावनाएं सीमित हैं। युद्ध पर खर्च के कारण रूस की अर्थव्यवस्था, रूस का बजट पूरी तरह तबाह भी हो चुका है। प्रतिबंधों के कारण दुनिया से कहीं कुछ आने जाने की संभावना नहीं है। और आमतौर पर चूंकि रूस की अर्थव्यवस्था बड़ी है, अगर कोई छोटी अर्थव्यवस्था होती तो शायद साल भर भी नहीं टिक पाती युद्ध में। क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है और रूस में बहुत सारी चीज़ें आत्मनिर्भरता है, इसलिए रूस की आयात पर निर्भरता बहुत कम है। अगर कोई अर्थव्यवस्था होती जिसकी इंपोर्ट पर डिपेंडेंस होती तो अभी तक कोलैप्स करके ख़त्म हो चुकी होती। क्योंकि रूस के भीतर की अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमताएँ हैं, खेती है, बाकी सुविधाएँ, तो रूस उसे सस्टेन करके ले गया। लेकिन करेंसी नहीं झेल पाई, मुद्रा इस पूरे दबाव को नहीं झेल पाई और अब वो पिघल कर बिखर गई है। तो यहाँ से रूस के आप कहें रूस के बैंकरप्ट होने का, क्योंकि रूस तो दुनिया के डेट मार्केट से भी बाहर है, कर्ज बाजार में भी रूस की कोई एक्सेस नहीं है। तो जो सबसे बड़ा खतरा रूस के भीतर ऐसा है जो युद्ध वाली अर्थव्यवस्थाओं में होता है, वो हाइपर इन्फ्लेशन का खतरा है। और रूस की अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन करीब दिखाई दे रही है, जहां पर ज़िंदगी जीने की लागत और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि करेंसी कमज़ोर होती जाती है तो कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती, महंगाई बढ़ती चली जाती है। और रूस को हाइपर इन्फ्लेशन का पुराना तजुर्बा भी है। रूस की अर्थव्यवस्था में हाइपर इन्फ्लेशन पहले भी रही है। तो सर, अब रूस उबर पाएगा, नहीं उबर पाएगा? उभरेगा तो कब तक उबर पाएगा? प्रतिबंध खत्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि रूस युद्ध से बाहर निकलने को राजी नहीं। और हम लगातार देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की इंटेंसिटी भले ही कम हो, लेकिन संघर्ष लगातार जारी है। पश्चिम के देश नाटो और अमेरिका ने प्रतिबंधों में किसी तरीके की रियायत देने से का कोई संकेत नहीं दिया। यहाँ तक कि रूस ने भी अपनी सबसे बड़ा कदम उठाया और उस ग्रेन डील को भी रोक दिया, उस अनाज की संधि को भी रोक दिया। उसके बाद भी नाटो और यूरोप के देशों ने किसी रियायत की बात रूस को प्रतिबंध में नहीं की। रूस के लिए अब
पूरी ध्वंस, युद्ध से ध्वंस अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए ह्यूज पैसा चाहिए, निवेश चाहिए, फंड चाहिए, विदेश की कंपनियां चाहिए और उससे उसको दोबारा बनाया जा सकता है, जो संभव नहीं युद्ध खत्म होने तक। दूसरी बड़ी चीज़ जो कि रूस को जो मदद करने वाला एक दूसरा देश है चीन, जहाँ से निवेश भी आ रहा था, संभावनाएं भी दिख रही थी, वहाँ भी अब अर्थव्यवस्था में संकट और चुनौतियाँ बननी शुरू हो गई हैं। तो रूस में रूबल की गिरावट और हाइपर इन्फ्लेशन आने वाले समय में चर्चा में सबसे बड़ी चिंता हो सकती है। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि रूस की अर्थव्यवस्था, भले ही रूस महाशक्ति हो, पर रूस आर्थिक रूप से बेहद पिछड़ा और विपन्न सा देश है। खासतौर पर जब हम वहाँ पर इनकम और आय की असमानता की बात करें तो रूस में गरीबी और आय असमानता दुनिया में सबसे ज़्यादा है।